आपने कभी सोचा होगा कि 100 रुपए आपके जीवन पे कितने महत्वपूर्ण हैं। शायद वो 100 रुपए आप अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसे ही उड़ा दिया करते होंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को उन 100 रुपयों के कारण 39 साल से निर्दोष करने में, साबित करने में लगा दिए। जब मैं ऑफिस जा रहा था, पीछे से आके मेरे जेब में नोट डाल दिया और उसके बाद चौक में आके वो कार्रवाई की, हाथ दबाना, जिसके पर दाग लगा है, घूसखोर है जिसका बाप, उसके लड़के को लड़की कौन देगा? यही कारण बताया गया था, मतलब जब आपने अगले से बात किया होगा, समाज से आया एकदम मनाया हुआ है ना। क्या कहा आपसे? कैसा था, जो मिलता था खा लेते थे। पढ़ाई लिखाई तो ठप हो गया था। पढ़ने के लिए सोचते थे तो कॉपी नहीं है, पुस्तक नहीं है, पेन नहीं है। उसके बावजूद भी सब मेरे पक्ष में थे, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे सभी लोग। फिर भी केस ने मुझे ऐसा लग रहा कि पारिवारिक परेशानी से तो गुजरा और केस लड़ने में भी दौड़ धूप खर्चा। जिन परिस्थितियों से हम लोग बाहर आए हैं, मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम उसको बयां कर सकें। मम्मी का जाना तो बहुत अखरा हम लोगों को। उसके बाद तो हम 4 भाई बहन थे। पापा तो नौकरी में बाहर चले गए। ये फाइलें मात्र नहीं है, ये कहानी है इनकी। कहानी है इनकी अपने आप को निर्दोष साबित करने की, समाज से, हमारे जुडिशरी सिस्टम से लड़ने की, और एक प्रश्न बन के खड़े होने की कि अपने आप को निर्दोष करने में 39 साल लग सकते हैं। किसी परिवार की स्थिति इस प्रकार से हो सकती है। इस पे आपका कितना खर्चा हो गया? अरे भैया, ऐसी स्थिति में 18 साल में सोचो आप। 83 साल की उम्र और 39 साल से अपने आप को निर्दोष करने की लड़ाई, एक ऐसा ही उदाहरण हमारे साथ है। हम चाहेंगे नहीं कि ऐसा उदाहरण आपको कहीं और देखने को मिले, लेकिन उदाहरण का मतलब ही होता है कि इसके जैसा एक और। ये उदाहरण हमारे न्याय व्यवस्था पे एक सवाल उठाता है कि कोई इंसान अपने आप को ही निर्दोष करने के लिए क्या इतने साल तक लड़ सकता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि 100 रुपए आपके जीवन पे कितने महत्वपूर्ण हैं। शायद वो 100 रुपए आप अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसे ही उड़ा दिया करते होंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को उन 100 रुपयों के कारण 39 साल से निर्दोष करने में, साबित करने में लगा दिए। हम अभी खड़े हैं जागेश्वर प्रसाद अवैधा जी के घर पे, उनके निवास। हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने इन 39 साल के जो जीवन था, 39 साल का समय था, उसे निकाला, और इस 39 साल से इस जीवन ने उनसे क्या क्या ले लिया। अभी हमारे साथ जागेश्वर प्रसाद अवैधा जी मौजूद हैं। उनके शकल पे पड़ी झुर्रियां, उनकी आंखें बताती हैं कि 39 साल का समय कैसे निकला होगा। इस समय ने उनसे क्या क्या छीन लिया, और अंततः जब वो निर्दोष हो गए हैं तब आप उनकी उम्र देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जश्न मनाने का सही समय अपने लोगों के साथ होता है, लेकिन आज उनके साथ नहीं है। वो लोग उनके साथ नहीं हैं जो उन्हें देखते बढ़ते पैदा हुए थे। वो लोग उनके साथ नहीं, उनके दोस्त यार, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उनके बच्चों के जीवन में भी कितनी प्रकार की कठिनाइयां आई हैं। जागेश्वर जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आप हमको वो दिन बता सकते हैं, 1986 का वो दिन, जिस दिन आपके साथ ये हुआ था? वो क्या है, मैं घर से निकला हूँ जी। ऑफिस जाने के लिए और 30-40 कदम आगे बढ़ा था कि जो अशोक वर्मा थे वो मेरे जेब में पीछे से आके नोट डाल दिया। वो कितने रुपए का नोट था? मैं कहाँ देखूं। अच्छा, लेकिन बताया था 100 रुपए का। नहीं, अच्छा। यहाँ जब बीच में जो पार्टी खड़ी थी उन्होंने निकाला। अच्छा। तो 50-50 के 2 नोट थे उसमें। जी। तो कहने मतलब मेरा ये है कि मेरे को पता नहीं कि वो क्या है, कौन है, ना मेरे ऑफिस में वो काम करता था, समझे ना। अब वो मेरे को जबरन जेब डाल दिया कि पहले आया था कि मेरा बिल बनाना है, मैं केस से केस जीत गया हूँ। तो मैं उसको बोला था, क्योंकि पड़ोस में वकील रहते थे, शायद उसका केस लड़ा था वो बोले वो वकील साहब ने मेरे को भेजा है, मेरा बिल बनाना था, मैं बिल बनाता था मागी कर्मशाला या रामावाटा में, जहाँ भी आरटी ऑफिस है। तो मैं उनको यही बोला था कि भैया ऑर्डर आगे बनाऊंगा,
लेकिन नहीं बना सकता मैं। तो वो ट्रैप पार्टी लाके जब मैं ऑफिस जा रहा था पीछे से आके मेरे जेब में नोट डाल दिया, और उसके बाद चौक में आके वो कार्रवाई की, हाथ धुलाना और जब्ती करना, नोट को जब्ती करना और बुक शर्ट को जब्ती करना, केस बना के घर में फिर छापा मारे क्या क्या है। आप तो कौन से विभाग में थे ऐसे? मैं राज्य परिवहन में था, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जी MPSRTC जी जो बंद हो गई है। जी अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री हुए तो बंद कर दिया जी उन्होंने। जी तो उसका अभी जो है इसके लिए उसका CID ऑफिस बनाया गया है, वर्ल्ड पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस जो है ना, वहाँ पे वो है। और बाकी जो बचे हुए कर्मचारी थे जो रिटायर हो गए थे तो वो तो हो गए, बचे हुए थे उनको विभिन्न भागों में पदस्थ कर दिए उन्होंने। तो वो जो दिन था वो कौन सा स्थान, सार्वजनिक स्थान था जहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ? सार्वजनिक स्थान, रोड में। रोड में आपके साथ ऐसा किया? घर में नहीं लिया तो रोड में मेरे को पकड़ा, उसके वो बाद भी जबरन डाल के धोखे से। और उसके बाद तो मैं उसका काम करना, भाई कोर्ट का मामला है, मैं उसको बोला भी था कोर्ट का मामला तो हमारे यहाँ अलग डिपार्टमेंट है उसका, कोर्ट का, वो करता है, अधिकारी हैं उसके। मैं तो जो वहाँ आदमी कार्यरत है जिसका बिल बनाने को बोलता है मैं उसका बिल बनाता हूँ। न तुम मेरे यहाँ हो तो मैं तो तुमको जानता हूँ, हाँ? तुम वकील के लिए दे दिए क्योंकि मेरा पड़ोसी था वो, इसलिए मैं उसके बाद तो चलो भाई बना देता हूँ, बना दूंगा बोला, और कोई तो बात है नहीं, जबरन मेरे को झूठे आरोप में फंसा दिया। मतलब उसको आपको फंसाने में मात्र 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा, लेकिन आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने में 39 साल लग गए। जी इन 39 सालों में आपकी क्या स्थिति, आपके घर की स्थिति क्या हो गई थी? अरे भैया सस्पेंड कर दिए गया, तो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई रुक गई है, पत्नी की दिमाग मानसिक स्थिति खराब रहती थी, चिड़चिड़ापन आ गया था है, और सब कमी रहती थी खाने पीने की, कोई भी चीज़ लेने की देने की, लड़की की शादी करने के लिए कहाँ पे शादी करूँ मैं, वो भी बड़ी परेशानी की ज़िंदगी थी। केस में भी कोर्ट जाओ, वकील को फीस दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यानी कहने मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से मैं वो सामना करते रहा, और किसी तरह से मैंने तो केस आपको को इसमें सस्पेंशन वगैरह भी हुआ होगा आपका? सस्पेंड हुआ था, ट्रांसफ़र भी हुआ, लिखा पढ़ी किया बहुत ज़्यादा तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया रीवा, यहाँ से कितने किलोमीटर बताओ आप, अब वहाँ आने जाने का खर्चा, फिर यहाँ का खर्चा, वहाँ का खर्चा, और तनख्वाह देखो तो नहीं है बराबर। अरे भूखे रहने के लिए मैं वहाँ भूखा भी रहता था, तो कभी की क्या करता था वहाँ सत्तू खरीद के खाता था, 10 रुपए किलो मिलते थे, 5-5 रुपये में काम चलाता था, ये स्थिति से गुजारा किया हमने। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आपकी जो पत्नी थी हम्म वो भी इस समयावस्था में उनका भी देहांत हो गया। बढ़िया, 47-47 साल की उम्र थी उसकी, तो 97 हम्म, 48 तो जन्म था उसका, 48 या 49 का। उसके बाद मतलब कि उनके इलाज कराने के लिए पैसा वैसा नहीं हो पा रहा था? कहाँ पैसा था भैया, पैसा भी नहीं था ना, दवा नहीं खरीद पाया, दवा का तो महंगा दवा है, कहाँ से लूँ, हार्ट अटैक आया, मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और यहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकारा में भर्ती कराया था, और सामाजिक लोग भी मेरे से इस बारे में ये थे, यहाँ तक कि ससुराल वाले कोई नहीं गए, आखिरी समय गए जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया अभी 10-20 घंटे से ज़्यादा नहीं जिंदा रहने वाली। उस समय में आपके जो आज समाज के लोग थे, आपके दोस्त यार थे, तो उनके प्रति आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा हो गया था? उनका व्यवहार अपमानजनक था, कुछ ध्यान ही नहीं देते थे, कुछ पूछते नहीं थे, भाग जाते थे, बहुत पैसा कमाया है, घूसखोर है, ऐसा है वैसा है, दस बातें आपस में। कोई मेरे को सहयोग कहीं से कोई नहीं मिला, ना परिवार से, ना मेरे मित्र भी कहते थे तुम्हारा किसी को उससे परिवार नहीं मिलता बड़े, और बाजू में रहता था मेरा शारू भाई,
वो बोलता था वो हर महीने सोना खरीदता था, ऐसा है वैसा है। जितने पड़ोसी थे सब अपमानजनक बात करते थे, बात भी नहीं करते थे। वो 39 साल केवल 39 साल आपके लिए नहीं थे, नहीं, वो 39 परिवार साल के ने लिए पूरा मेरा था, क्योंकि सब पढ़ाई बढ़ाई शादी सब गुल हो गई थी, पैसे नहीं थे, ये तो पैदल जाता है गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने। भैया हाँ, जी आपका नाम? काफी किताब नीरज नहीं कुमार जाता, अवरिया, जी आप इनके मैं इनका छोटा पुत्र हूँ। ही छोटे पुत्र। हाँ बड़े मुश्किल से पढ़ाई किया है। हाँ, तो उस समय में आपके घर की स्थिति मतलब कैसे हो गई थी? हमारे घर की स्थिति ऐसी हुई थी, न रहने का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना था, न कहीं आ जा सकते थे। समाज वाले हमको बहिष्कृत कर दिए थे और हमें हेय दृष्टि से देखते थे। अच्छा, आपकी क्या उम्र थी जब ये इनके साथ ऐसा हुआ था? तो मेरी उम्र थी 13 साल लगभग। 12-13 साल की उम्र थी। हाँ हाँ, तो उस 12-13 साल के बच्चे के जब दोस्तों को पता चलता है कि उनके पिताजी के ऊपर ऐसा आरोप लगा है, हाँ तब आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ था? हाँ, मेरे साथ भी उन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था, ताने मारते थे उन लोग भी। अबे तेरा बाप तो घूसखोर है, घूस खाया है, 100 रुपए का लिया है, हम लोग तुम्हारे से दोस्ती नहीं करते, हम भूखे मरो मत बोले है आया ना। करो। हाँ, क्या बोलते थे? भूखे मरो, अब हवा खाओ और पानी पियो, इस टाइप से। 12-13 साल के बच्चे को हाँ उनके ही दोस्त ऐसा कहते हैं कि हाँ भूखे मरो, हाँ, पानी पानी पियो, और हवा हवा खाओ खाओ। और पानी पियो। हाँ, आपने इस कैसे टाइप से निकाला पैसे उस ले समय गए। 39 साल आपके परिवार में? आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या करता, मैं स्कूल में अकेला रहता था, अकेले पड़ा रहता था, रिश्तेदारों यहाँ दोस्त यारों से दूर रहता था मैं। कोई मुझे वहाँ होमवर्क मिलता था, कापी भी मांगता था तो भी नहीं देते थे वो, कि जाओ तुम अपना जो तुम जानो, हम कोई मदद नहीं कर सकते तुम्हारा, ऐसे बोल के ताने मारते थे। वो तो परीक्षा में बैठने दे रहा था बड़े लड़के को, वहाँ का प्रिंसिपल बीपी अग्रवाल। अच्छा, हम बैठे नहीं देते थे। हाँ, बड़े फीस तुम पटाओ, फीस नहीं पटाए हो। और इसकी शादी भी उसी दिन रहेगी जिसका बाप के ऊपर आरोप लगा हो, उसको लड़की कौन देगा बताओ ना भाई। कोई उनकी शादी लड़की नहीं नहीं हुई? दी, इसीलिए शादी नहीं की है ना। आपकी शादी नहीं हुई अभी नहीं, तक? आपकी उम्र मेरे क्या साथ है? मेरी उम्र है 50 साल। 50 साल आपकी उम्र है, आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई तो है। कौन इन्हीं देगा कारणों भाई। से? हाँ, जिसके सिर्फ ऊपर इन्हीं दाग कारण। लगा है, घूसखोर है जिसका बाप, उसके लड़के को शादी कौन, लड़की कौन देगा। आपको यही कारण बताया गया था मतलब? हाँ, जब आपने अगले से बात किया होगा, जो समाज से दूसरी पार्टी से एकदम बात किया लगे होगा, हुए है उन्होंने ना। क्या कहा आपसे? उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे पिताजी रिश्वतखोर हैं, हम तुम्हारे से संबंध नहीं करना चाहते कहीं से सेटिस्फेक्टरी और जवाब कोई देते नहीं थे, न कोई नहीं तुमको करना मदद नहीं। करेंगे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इस टाइप से हमको बोलते थे। अच्छा दादा, बात बताइए कि ये जो 39 साल का समय था, तो कोर्ट कचहरी जाना, कोर्ट जाना, कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना, ये सब जाना, तो इस पे आपका कितना खर्चा हो गया होगा? अरे भैया, ऐसी स्थिति में आप अपनी 18 साल में सोचो आप, 18 साल में कितना मैं खर्च किया हूँ, कितनी पेशी गया हूँ, हर पेशी गया हूँ, एक पेशी भी मिस नहीं किया हूँ, है कम से कम नहीं तो 40-50 हजार तो खर्च हो ही होंगे। उस समय 40-50 रुपये बहुत होते हैं। 18 साल जाना मतलब मामूली बात है क्या। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में किस साल? नहीं, इसके बीच भी वो किया, बीच में केस को खत्म करने के लिए वो एक्ट के बारे में ऑर्डर किया है। मेरा जो केस ने परमिशन लिए थे विजिलेंस वाले, उसमें पुराना एक्ट लगाए थे 1947 का, तो उसमें एक फैसला हुआ, तो उसके बारे में मेरे बोले यही केस खत्म हो जाएगा, समझे ना। एक मेरे मित्र था वो भी फंसा था, वो बताया, तो उसी में एप्लीकेशन लगा दो, बोले पुराने एक्ट में है तो ये कोर्ट को संज्ञान नहीं ले सकता, काग्निजेंट नहीं ले सकता करके। तो आर्डर की कॉपी लाया, उसके बाद फिर वहाँ भी केस लगाया, यहाँ भी केस लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसमें भी खर्चा हुआ, जबलपुर जाना, आना, रुकना और वकील से मिलना। तो फिर यहाँ कलेक्टर साहब से मिला, तो वो मेरे को, वो विधि विभाग है उनका, उससे फिर वो वहाँ का वकील दिया, एक मैडम कोई थी कांता जैन करके, कमानिया गेट में,
उसने फिर दिया, लेकिन वो उसको भी पैसे चाहिए। वो सुनती नहीं थी, फीस लाओ, अरे तुम सरकारी वकील हो और पैसा नहीं करके तुम्हें सरकारी है, और तुम पैसा मांगती, वो भी ध्यान नहीं दिया, तो मुझसे वहाँ कभी फायदा नहीं मिला, मतलब यहाँ भी नहीं मिला, नहीं मिला, तो फिर यहाँ केस चला, फिर यहाँ चला। अब वही है, ये टाइप करा कितने लाओ, बच्चे ये हैं दादा आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। आपके आप बड़े बेटे? वो बड़ा बच्चों को लड़का बताइए है, ना। बड़ा है, छोटा है, और 2 लड़की है जिसकी शादी हुई। यहाँ पे देखिए। आपका नाम? मैं अखिलेश कुमार वादिया। जी। जब पिताजी के आप बड़े हैं सबसे घर पे? जी नहीं, मेरे से बड़ी सिस्टर है। दीदी है, हम्म, मतलब बेटे में आप सबसे बड़े हैं। जी। जब उस समय ऐसी स्थिति चल रही थी, तब आपके घर का मानसिक वो कैसा था? कैसा था, जो मिलता था खा लेते थे। पढ़ाई लिखाई तो ठप हो गया था। पढ़ने के लिए सोचते थे तो कॉपी नहीं है, पुस्तक नहीं है, खुद पेन नहीं नहीं है, पढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। कपड़े भी नहीं थे यहाँ तक के। सामाजिक वो अपमान तो देखना ही पड़ता था। कोई संभल मतलब नहीं रहा, कोई पूछते मानसिक नहीं। रूप से एक प्रकार से हम लोग भी बीमार हो गए थे। केस हुआ पापा जी के साथ, लेकिन हम लोग ज़्यादा पजल हो गए। हमारा पूरा भविष्य खत्म हो गया, इसीलिए छोटे भाई की शादी नहीं हुई। बोले मैं नहीं करूँगा। इनको बड़ी लेट में हुआ हो। मेरी शादी भी 2010 में हुई है। मैं स्वयं फालूक साहब अपना को प्राइवेट नौकरी करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। क्यों? पापा जी के पास पैसे नहीं थे, उनकी परिस्थितियां तो वो बता चुके हैं आपको। अच्छा, इन सब के बीच में खाने पीने की बड़ी तकलीफ है, कुछ नहीं रहता था खाने पीने के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही टाइम खाना खा लेते थे हम लोग। कितना मुश्किल है अपने आप को कपड़े निर्दोष पहन साबित बैठे, करना। आने जब जाने आपको की पता हो आप निर्दोष हो, उसके बाद भी अपने पिताजी को 39 साल तक एक झूठे केस में जिन्हें फंसा दिया गया, उन्हें उनसे लड़ते हुए देखना और अपने आप को इस स्थिति में पाना, कितना निस्सहाय है ये। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है भाई साहब। मतलब ऐसी स्थिति में शायद कोई हमारे जगह कोई दूसरा रहे तो हो सकता है कुछ भी कर ले। जिन परिस्थितियों से हम लोग बाहर आए हैं, मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम उसको बयां कर माता जी सके। का गुजर जाना, मम्मी का जाना तो बहुत आखिर हम लोगों को, उसके बाद तो हम 4 भाई बहन ही थे। पापा तो नौकरी में बाहर चले गए। आर्थिक परिस्थितियां जो है ना, हम एकदम से चारों आगे नौकरी भाई की वजह बहनों से तो का परिवार पलटा पूरा है, जीवन आदमी खराब नौकरी कर को दिया। पलटा। और उसके बाद जब आज 2025 में जी आप लोगों को न्याय मिला है, जी। तो न्याय के क्या मायने हैं आपके लिए अब? न्याय मिला, मानसिक शांति है, लेकिन भरपाई कुछ भी नहीं। इनाम है ईमानदारी का, हमने जो ईमानदारी से नौकरी की उसका ये इनाम है, देखा जाए तो। मेरे जो कर्मचारी जिनके लिए मैं काम, वहाँ 500 आदमी काम करते, बताना अभी भी देखा है, कभी दिखा दूंगा। सबने लिख के भेजा कि आदमी ईमानदार है, कभी किसी से कुछ भी नहीं बोला, हमारे काम करते थे, हम वहाँ काम करते हैं। और जबकि मेरे यहाँ काम भी नहीं करता था, डिसमिस करके उसको कहीं दूसरी जगह कहीं पोस्टिंग किए थे। मैं पूरा जानता भी नहीं उसकी जानकारी में, ये सब बाद में मेरे को पता चला ऑफिस से। और उसके बावजूद भी सब मेरे पक्ष में थे, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे सभी लोग। फिर भी केस ने मुझे ऐसा लग रहा कि पारिवारिक परेशानी से तो गुजरा, और केस लड़ने में भी दौड़ धूप खर्चा कहाँ मैं कहाँ देख से पा रहा किया। हूँ ये जो फाइलें पड़ी हुई हैं, जी, बहुत टीका-पड़ी किया, बहुत फायदे हैं, इस बहुत मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये फाइलों को अगर जमा दिया जाए तो कम से कम 4-5 फीट तो हाइट हो जाएगी, अगर सही मायने में जमा दिया जाए इन्हें। ये फाइलें मात्र नहीं है, ये कहानी है इनकी, कहानी है इनकी अपने आप को निर्दोष साबित करने की, समाज से, हमारे जुडिशरी सिस्टम से लड़ने की, और एक प्रश्न बन के खड़े होने की कि अपने आप को निर्दोष करने में 39 साल लग सकते हैं और किसी परिवार की स्थिति इस प्रकार से हो सकती है। 83 साल की उम्र, 39 साल तक अपने आप को निर्दोष साबित करने की लड़ाई, या वो 100 रुपए
चाह कर के भी इस परिवार के दिमाग से कभी जा नहीं पाएंगे, ना इनके दिमाग से, ना आने वाले इनके बच्चों के दिमाग से। अच्छा, अभी आप सरकार से क्या मांग करते हैं, जो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द उनकी जो भी राशि है ब्याज सहित उसका भुगतान किया जाए और जो भी योजना है सम्मान पूर्वक, और उसके साथ ही जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिया जाए, ऐसी मेरी अपील है। दादा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम्म, कि जो समय ना आपसे ले लिया हम्म, वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपकी ईमानदारी जो थी वो अंततः साबित हुई 2025 में आकर के, आपकी 29 साल की लड़ाई के बाद। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? भाई मेरा जो दुखमय जिंदगी या मेरे परिवार की जो भविष्य में जो काली छाया है वो तो हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी पैसा है सस्पेंशन पीरियड का या जो भी पैसा मेरे को मिलना है वैध रूप से डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ जो CIDC में बैठे हैं संजय ओझा जी, उनको मैं आवेदन भी दे चुका हूँ और वो भी अभी केस के भी संबंध में बोल रहा हूँ कि वो मेरा जो पैसा है समस्त मुझे जल्दी से जल्दी भुगतान करे, क्योंकि आज भी मेरी स्थिति वही आदत है, क्योंकि मुझे आर्थिक तंगी है, क्योंकि आय का कोई साधन है ही नहीं है। तो कंट्रोल के चामर पे मैं अपना ज़िंदगी चला रहा हूँ BPL का कार्ड से, जिससे मेरा आप निवेदन है यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के वित्त मंत्री से, और जो CIDC के बैठे हुए हैं शासन ने इनको जो नियुक्त किया है इस काम के लिए, उनसे भी निवेदन है कि मुझे जल्द से जल्द मेरी भुगतान जो है पैसा किया जाए, ताकि मैं अपना जीवन जो है बची हुई ज़िंदगी कम से कम खाने पीने में मेरी ये हो सके, पूर्ति हो सके खाने पीने का, रहने। इस शांति, ये जो बात इनकी इनकी जो बातें थी, इनकी जो कहानी थी, इनकी जो लड़ाई थी, वो एक बात बताती है और सवाल खड़ा करती है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे, कि किसी इंसान को इंसाफ मिलता है, जब तक मिलता है तब तक वो इंसान खाली हो चुका होता है। आज जागेश्वर प्रसाद जी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। एक बच्चे की उम्र हमसे भी ज़्यादा है, 50 साल के भैया हैं, उनकी शादी नहीं हुई इन कारणों से। इनके बच्चों को अपने बचपन से ही समाज से अवहेलना झेलनी पड़ी। इनको भी अपने डिपार्टमेंट से, अपने परिवार से वो अछूतापन महसूस करना पड़ा। गलती किसकी थी? गलती इनकी नहीं थी। गलती जिसकी थी वो आप बता सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमारा जुडिशरी सिस्टम ने आज इनको न्याय दिलाया है, लेकिन न्याय दिलाने में लगभग 39 साल का समय लग गया। इनकी मांग हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, जुडिशरी सिस्टम तक पहुँचे, और उन लोगों तक पहुँचे जो इस पूरी कहानी को लेकर के जिम्मेदार हैं और कुछ नियम उठा सकते हैं इसके विरुद्ध, इनके लिए कुछ नियम बना सकते हैं, इनके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर, रायपुर।